सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब ये सी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि हमें कंप्यूटर ये मशीन है, ये अपनी भाषा तो नहीं जानता, ना हिंदी आती है ना इसको इंग्लिश आती है। तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए, इससे काम करवाने के लिए हमें क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ठीक है, ये इसकी सिंपल और बहुत इजी डेफिनेशन है। बिकॉज हमें प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से काम कराने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें फंक्शन होते हैं। जैसा हम काम करवाना चाहते हैं वैसा हमें फंक्शन और इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से वो अपन को आउटपुट देता है। ठीक है, अपन अगर गलत फंक्शन लिखेंगे तो वो इतना समझदार नहीं है कि वो सही कर ले। ठीक है, तो गलत फंक्शन देंगे तो वो एरर दिखाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर है, क्यों अपन पढ़ रहे हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इनको इसलिए डेवलप किया गया है क्योंकि हम कंप्यूटर से काम करा सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं सी की डेफिनेशन देखते हैं। सी, सी की अगर डेफिनेशन देखें अपन तो सी इट इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी इज जनरल पर्पस। ठीक है, ये राइटिंग समझ में आ रही। जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे दो वर्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला है जनरल पर्पस, दूसरा है हाई लेवल। ठीक है, जनरल पर्पस और हाई लेवल। अब ये जनरल पर्पस क्या होता है। जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि हमारी डे टू डे में काम आने वाली चीजें हैं, जैसे सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, ये सारी चीजें, एप्लीकेशंस है, ये सारी चीजें हम सी की लैंग्वेज, सी की मदद से बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जनरल पर्पस का मतलब ये होता है। अब हाई लेवल का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम हमारे लिए, जैसे आपके लिए और मेरे लिए, ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब ह्यूमन आसानी से समझ पाए, उस पर काम कर पाए। तो इसका मतलब होता है हाई लेवल। जैसे सी, ठीक है, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, जावा, पाइथन, ये सारी क्या है हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, और हम सभी हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज ही पढ़ते हैं। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ते क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। लो लेवल के बारे में बताऊं अपन मैं तुम्हें, तो ये लो लेवल लैंग्वेज जैसे असेंबली लैंग्वेज, कभी सुना आपने नाम। असेंबली लैंग्वेज हो गई, मशीन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज क्या जीरो वन पे काम करती है, जीरो वन जीरो वन। तो अगर ये जो लैंग्वेज है, ये मशीन के लिए तो आसान है समझना, लेकिन हमारे लिए नहीं है। जैसे अगर मैं 10 लिखूं, जैसे सी लैंग्वेज में 10 ऐसा लिखा आएगा, अगर इसको मैं जीरो वन की लैंग्वेज में लिखूं तो वो ऐसा लिखा आएगा, ये 10 होगा। ठीक है, अब ठीक है, ये इतना क्लियर है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, हमने अभी देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों जरूरत पड़ती है, उसके बाद सी की डेफिनेशन देखी, तो जनरल पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, सी लैंग्वेज, और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हम ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कर सकें, हम समझ सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, उसमें कोड कर सकें। तो ये होता है। अब इसको डेवलप किसने किया था। इसको डेवलप किया था डेनिस रेची ने 1972 में। ठीक है, डेनिस रेची, ये नाम याद रखना। जैसे कभी इंटरव्यू में हम बैठते हैं ना, तो वो यही चीज पूछ लेते हैं, छोटी छोटी चीज पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए।
थोड़ा सा, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तो पहले थ्योरी का वो आइडिया लेते हैं कि इसको आता है कि नहीं है। और और जैसे अपन इंटरव्यू के पहले जो एचआर रहते हैं ना, वो भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आइडिया लगाने के लिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो उनको डीप नॉलेज नहीं रहता, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का पूछने मतलब आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्किल स्किल सेट क्या है। इसके बाद वो अपना रेज्यूमे को सेलेक्ट करते हैं। तो ये थ्योरी ना थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। टेनिस रेची, राइट। आर आई टी सी एच आई ई, ठीक है। ये है डेनिस रेची, ठीक है। इन्होंने डेवलप की थी 1972 में, ठीक है। वाइल वर्किंग इन बेल लैब्स, ठीक है। बेल लेबोरेटरी में इनने काम करते हुए ये डेवलप की थी। तो ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, 1972 की लैंग्वेज है। और ये पहली लैंग्वेज है जो डेवलप हुई थी। इसके बाद ही सारी लैंग्वेज आई, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी इसके बाद ही आई। तो इससे पहले सिर्फ इसी लैंग्वेज में काम होता था। 1972 बहुत पुरानी लैंग्वेज है और ये अभी भी पॉपुलर है। अभी भी ऐसा नहीं बंद हो गई, मतलब अभी भी चली रही है, चली रही है। मतलब लोग बाग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, अगर वो जैसे कंप्यूटर साइंस फील्ड में आना चाहते हो तो पहले इससे ही शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि देखो इसको सीखने के मतलब हमें ये क्यों सीखनी चाहिए, वाई वी लर्न। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये तो हाईली पॉपुलर है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्योंकि ये पुरानी लैंग्वेज है। और दूसरी बात इसका ये है कि बहुत सारे सिंटैक्स यानी दूसरी लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, ठीक है, जावा, जावा, पाइथन, ये सारी भी कहीं ना कहीं सी से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। जो सी प्लस प्लस है वो इसी का एक्सटेंशन है, सी का ही, ठीक है। सी को ही थोड़ा अपग्रेड करके सी प्लस प्लस बनाए। और जावा के बहुत सारे सिंटैक्स क्या है, सी से मिलते हैं। और जो पाइथन जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं सी से इंस्पायर्ड। पाइथन की एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग करके होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स। तो वो फीचर्स कहाँ से लिए उनने, सी से लिए, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। और तीसरी बात ये है कि ये हाईली सिक्योर है, ठीक है, हाईली सिक्योर, ठीक है। सिक्योरिटी की जरूरत तो आजकल सबको है, क्योंकि सभी कुछ ऑनलाइन ही होने लगा आजकल। जैसे हम Amazon.com में कुछ भी खरीदते हैं तो हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो हम अपना कार्ड वगैरह लगाते हैं, ठीक है। कार्ड इंटर करेंगे, उसकी डिटेल इंटर करेंगे, उसका नंबर, पिन वगैरह ये सारी डालेंगे। अगर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी तो कोई भी इसको आसानी से हैक कर सकता है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिक्योर होना जरूरी है। सी लैंग्वेज उसी तरह की है, ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये इतना हो गया, ये इसलिए लर्न करनी चाहिए अपन, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अपन ने क्या देखा, डेफिनेशन देखी, ठीक है। और ये क्यों लर्न करनी चाहिए, किसने बनाई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक कोड रन करके देखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। समझ में आ रहा है राइटिंग। अब एक कोड रन करके देखते हैं, एक्चुअल जो कोड होता है। और फिर अपन उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो मैं तुम्हें शुरू शुरू से बताता हूँ, ठीक है। हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। हम ये डेस्कटॉप में गए अपने, और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे। शुरू से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये नया फोल्डर बनाया मैंने, तो अपन इसको नाम दे देते हैं डेमो 1, ठीक है। डेमो 1, ठीक है। दिख रहा है डेमो 1, डेमो 1 अपन ने इसको नाम दे दिया। ये पहले से अवेलेबल है, तो इसको अपन चेंज कर देते हैं।
डेमो 2, डेमो 2 लिख देते हैं ना, कल डेमो 1 दिया था, आज डेमो। ठीक है, ये अपन ने डेमो 2 का एक फोल्डर बना लिया। अब इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अब VS कोड के बारे में पता है आपको? विजुअल स्टूडियो ये क्या होता है? एडिटर होता है। नोटपैड पता है आपको? हाँ, नोटपैड पता है, उसमें अपन लिखते हैं, ठीक है, कोड लिख सकते हैं उसमें, है ना। तो वैसे ही ये वीडियो विजुअल स्टूडियो कोड होता है। तो ये आईडी होती है, तो ये इसलिए जैसे अपनी नोटबुक की तरह है। ठीक है, अपन को कुछ लिखना रहता है तो अपन इसमें किताब में कॉपी में लिखते हैं, वैसे ही ये अपन, वैसे ही ये नोटपैड, ये विजुअल स्टूडियो कोड और भी दूसरे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख सकते हैं। तो ये VS कोड जो है ना, वो सबसे ज्यादा इजी पड़ता है। हाँ, नोटपैड से भी ज्यादा इजी पड़ता है। तो नोटपैड में अगर अपन को कोई फाइल खोलनी है तो यहाँ से जाके अपन को खोलनी पड़ेगी, ठीक है, ये नोटपैड है। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है कि सारी फाइल जो भी बनाते हैं अपन, वो यहाँ आने आने लगती है। ये दिख रहा है यहाँ पे लाइन से यहाँ आ जाएगी। तो किसी भी फाइल पे अपन को जंप करना है तो यहीं से डायरेक्ट जंप कर डायरेक्ट यहीं से जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे वही वाला फोल्डर खोलना है जो अभी मैंने बताया, तो यहीं से खुल जाता है उसका फोल्डर। ये फाइल में गए अपन, ये ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपना कौन सा फोल्डर था? डेमो 2। ठीक है, डेमो 2 ओपन किया अपन ने, ये अपना डेमो 2 ओपन हो गया। ये आ गया डेमो। अब यहाँ पे फाइल बनाना है तो अपन को इस फोल्डर के अंदर यहीं से फाइल बना सकते हैं। तो अपन पहली फाइल बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड डॉट सी। हेलो वर्ल्ड डॉट सी। अभी डॉट सी क्या है? डॉट सी एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल। ठीक है, यहाँ पे अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं तो ये सी का एक्सटेंशन है। जैसे पीडीएफ फाइल जो रहती है उसमें ना पीडीएफ एक्सटेंशन रहता है ना। जैसे पाइथन की फाइल अगर लेंगे तो उसमें पीवाई एक्सटेंशन रहेगा। जावा की फाइल लेंगे तो जावा एक्सटेंशन रहेगा। तो ये एक्सटेंशन रहते हैं, इससे क्या होता है कि कंप्यूटर को पता चलता है कि ये किस प्रकार की फाइल है। ठीक है, उसके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाता है। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का एक्सटेंशन होता है। पाइथन का पीवाई, फाइल का नाम, जैसे यहाँ पे अगर अपन लिखते तो हेलो वर्ल्ड डॉट पीवाई, जावा में लिखते हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन होता है, इससे पता पड़ता है। तो अब हम पहला कोड रन करते हैं इसी फाइल में। ये अपन ने हेलो वर्ल्ड डॉट सी, ये सी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी फाइल है। तो इसका पहला कोड रन करते हैं, अब देखना आप। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, और ये stdio.h int मेन। इसको थोड़ा क्लियर देखिए, इसलिए थोड़ा एक लाइन छोड़ देते हैं अपन। मेन फंक्शन, तो प्रिंट एफ हेलो हेलो वर्ल्ड। अब देखो, कोई सी भी अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं ना, कोई सी भी सीखे, तो ये कन्वेंशन ही है कि हेलो वर्ल्ड ही लिखना पड़ता है पहले। दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले यही बनाते हैं। सॉरी। ठीक है, अब ये अपन ने पहला कोड लिख दिया। अपन क्या कर रहे हैं, इस कोड के वजह से इस हेलो वर्ल्ड को अपन को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए ये कोड है। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, एक टर्मिनल खोलते हैं अपन, नया टर्मिनल। ये तो मैं सब सिखा दूंगा, ये विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है, ये ऐसे ही है, 15 मिनट का काम। ठीक है, ठीक है। अब इस सबसे पहले इस चीज को अपन को कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल अपनी बन गई, इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए जो कमांड रहती है, जीसीसी हेलो वर्ल्ड डॉट सी। अब ये कंपाइल करना क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है? जीसीसी मतलब ये कंपाइलर, सी का कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, जैसे जो अपना ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है,
वो क्या करता है कि ये सी को नहीं समझता, ना सी प्लस प्लस को समझता है, ना पाइथन को समझता है, और ना जावा को समझता, उसको ये समझ में नहीं आती। उसको समझ में आती सिर्फ 0 1, जैसे मैंने बताया मशीन लैंग्वेज, वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो ये कंपाइलर क्या करता है कि जो अपन ने ये कोड लिखा अभी, इसको क्या करेगा, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद वो एक फाइल बनाएगा a.exe। ठीक है, तो जब वो फाइल बन जाएगी फिर इसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फाइल बन गई, फिर वो अपन को आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये कंपाइलर कहाँ से आता है, जब अपन ये सी लैंग्वेज अपनी लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ ही ये फाइल्स डाउनलोड हो जाती है। कंपाइलर का मतलब ये समझ सकते हो, ये सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन है, इसमें सी को रन करने के लिए कोड लिखे हुए हैं। वो अपने जब अपन इंस्टॉल करते हैं सी को, तो उसके साथ वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। आया समझ में इतना? ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, तो जैसे सी का कंपाइलर होता है वैसे जावा का भी कंपाइल, सी प्लस प्लस का भी होता है। ये भी कंपाइल लैंग्वेज है तो इनका होता है, लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। पाइथन को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका इंटरप्रेटर है वो कंपाइल का काम खुद ही कर देता है। ठीक है, तो सी सी प्लस प्लस जावा इनमें कंपाइल करना पड़ता है फाइल। ठीक है, तो हमने ये पहले कंपाइल करेंगे, इसको हिट करेंगे। हमारा कोड सही है इसलिए इसने एरर नहीं दिखाया। अगर हमारा कोड गलत होता तो यहाँ पे ये एरर दिखा देता। ठीक है, तो अब हमने कंपाइल कर दिया, अब इसको, इस फाइल को रन करना है। रन करने के लिए हम करेंगे /a.exe। अब यहाँ पे देखना है ना, जैसे ही मैंने कंपाइल की तो a.exe फाइल आ गई। यहाँ पे ऊपर देखो hello world डॉट सी के ऊपर, है ना, ये exe फाइल बन के आ गई। जैसे ही कंपाइल करते हैं अपन, ये फाइल बन जाती है। इसी से उसको समझ में आता है कि हाँ ये कन्वर्ट करके वो exe फाइल बना देता है। फिर उसके बाद हम रन करेंगे इसको, तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया। ठीक है, अब ये समझ में आया कि ये कैसे काम करती है। अभी तो मैं ये नहीं समझ में आया हो कि ये इंक्लूड एसटीडीओ ये क्या है। ठीक है ना, ये फाइल है, उसके बाद ये मेन फंक्शन है, इसके बारे में अपन बात करते हैं धीरे-धीरे। लेकिन अभी मैं जो बेसिक है वो बताना चाहता हूँ कि ये कितनी मतलब इजी है। जैसे मतलब ये जो चीज है ना, ये हमेशा रहेगी। ठीक है, जो हाँ, जैसे HTML में हेड बॉडी और वो हाँ मेन जो पर्पस है, हाँ, तो ये हमेशा इसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये इंट मेन फंक्शन ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर के जो इसके अंदर अपन कोड लिखते हैं, तो ये ही इसके अंदर ही कोड रन होते हैं बस। हाँ इंट मेन के अंदर, हाँ इंट मेन के अंदर। और ये रिटर्न फंक्शन जो रिटर्न है, ये क्या करता है कि ये बताता है कि अपना मेन फंक्शन जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, ये भी हमेशा लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आया समझ में? इतना समझ में आया। जैसे अपन इसको 2 बार 3 बार जितनी बार प्रिंट कराना है उतनी बार प्रिंट करा सकते हैं। तो एक बार हो गया, एक बार और प्रिंट करा के देखते हैं। Ctrl+S से सेव किया, ये कंपाइल करेंगे अपन इसको, ये रन किया, ये हेलो वर्ल्ड आ गया अपने पास। 5 बार, कितनी बार है, 4 बार प्रिंट हो गया, 4 बार आ गया। अब ये ना नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा है ना, एक ही लाइन में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम यूज करते हैं सी में एन। ठीक है, /n। ठीक है, इसमें भी /n, 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 ये याद रखना है। जैसे नेक्स्ट लाइन में जंप कराने के लिए हम क्या करते हैं, /n का यूज करते हैं। ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है? हेलो वर्ड। और ये जरूर याद रखना कि स्टेटमेंट के बाद हमेशा ये सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। सेमीकोलन अगर नहीं लगाएंगे ना तो वो एरर दिखाएगा। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, अब सेव करके रन करके देखता हूँ, तो मुझे क्या बताएगा, वो एरर दिखाएगा। देखो एरर दिखाया कंपाइलर ने। तो ये सेमीकोलन क्या करता है कि ये एक स्टेटमेंट अपना वर्क हो गया। तो जैसे जो कंपाइलर में वो लाइन सीरीज ऑफ कोड लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, अगर उसको वो इंस्ट्रक्शन गलत लगता है तो वो एरर दिखाता है।
ना। उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि भाई हर लाइन, हर फंक्शन के बाद सेमीकोलन लगाना है, तो सेमीकोलन लगाना है, नहीं लगाओगे तो वो एरर दिखा। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव सेव करते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं। ये फिर से अपना, इतना क्लियर है? ठीक है। ठीक है, अब अपन थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने लिखा, ठीक है, कोड में इंक्लूड। आपके पास लैपटॉप है घर पे? है तो सही है, कोई दिक्कत। STDIO .h, ये पहली लाइन थी अपनी। अब इस, ये क्या होती है, हेडर फाइल होती है। ठीक है, हेडर फाइल, जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन को रन करने के लिए ये फाइल जरूरी होती है। अब जैसे अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हमारा जो प्रिंट प्रिंट फंक्शन है, ये क्या है, आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, जो कि हमें बना हुआ आता है, सी की तरफ से ही आता है। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए ये फाइल लिखना जरूरी है। जैसे आउटपुट फंक्शन अपन आगे बनाएंगे तो इसको रन करने के लिए हमें क्या, इस फाइल को लिखना जरूरी है। तो जब भी हम सी का जो प्रोग्राम लिखते हैं, कोड बनाते हैं, तो ये फाइल हमेशा होती है, तो उस चीज को रन करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन होते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन को रन करने के लिए, तो ये फाइल लिखना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मेन फंक्शन भी लिखना जरूरी है। बस अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ इतना रखो कि ये फाइल हमेशा उस वहाँ पे रहेगी, ये फाइल रहेगी और मेन फंक्शन रहेगा। फिर अपन धीरे धीरे तुम सीखोगे ना, तो तुम्हें समझ में आने लगा कि ये क्यों लिखा हुआ है ये। बच्चे क्या करते हैं कि अभी से ही वो लगाने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, कोई बात नहीं, इजी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो समझ में आने लगा। अभी इतना ध्यान रखो कि ये इंक्लूड जो फाइल है वो हमेशा रहेगी। ठीक है, जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए काम आती है। और दूसरा जो है मेन फंक्शन वो भी हमेशा रहता ही है उस, है ना, इंट मैन। ठीक है, इंट मैन ये भी हमेशा रहता ही है, और इसके अंदर जो है हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक, रन कराना जो हमें हमें काम चाहिए, जिसको जैसे और भी काम का, जैसे दो अंकों का अपन को जोड़ना है, बहुत सारे काम है, इफ एल्स कंडीशन लगाना है, सारे काम इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे। और फिर यहाँ पे लिखते हैं अपन रिटर्न 0। ये क्या बताता है कि ये वाला जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, यहाँ पे हमने काम कर दिया है। अब अब हमें मतलब अब इसको एंड करना चाहते हैं फंक्शन, ये कर्ली ब्रेसेस लगाना नहीं भूलना। ठीक है, अब ये समझ में आया तुमको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अपन देखते हैं कि कुछ चीजें अपन को याद पता होनी चाहिए, जैसे कमेंट। ठीक है, कमेंट के बारे में सुना आपने? अ, जैसे प्रोग्रामिंग में कमेंट अलग होते हैं वहाँ पे वो वाले कमेंट अलग है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सी में कमेंट क्या होते हैं, सी कमेंट। ठीक है, तो तो जैसे amazon.com वेबसाइट अपन ले लेते हैं। अब उसमें कितने लाइन ऑफ कोड होंगे, 1000 के समथिंग होंगे, ज्यादा ही होंगे, ज्यादा ही होंगे। ठीक है, अब मैं मैंने कोई वेबसाइट बनाई जिसमें 1000 कोड है। ठीक है, 1000 से ज्यादा फंक्शन, मेथड, सारी चीजें लिखी मैंने। ठीक है, अब मैं एक महीने बाद उसी को, मुझे थोड़ा 1 या 2 महीने बाद मुझे उसमें थोड़ा चेंजेस करने हैं, तो अब मैं फिर से वो फाइल खोलूंगा। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भूल गया मैंने क्या बनाया था। ठीक है, भूल गया मैं, 2 महीने बाद भूल जाते हैं। ठीक है, मैं भूल गया मैंने कौन सा कोड या क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं मुझे।
कि देखने में हाँ यार ये कौन सा कोड काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। अगर ऐसा हो कि मैं उसमें पहले से लिख दूं कि भाई ये कोड ये वाला काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला कोड ये काम करता है, ये वाला कोड ये वाला काम करता है, ये वाला कोड ये वाला काम करता है, ठीक है, तो ये मेरे लिए आसान रहेगा। हाँ, तो कमेंट इसीलिए यूज होता है कि ये जो फंक्शन को अपन को उसको डिस्क्राइब करना है कि ये क्या काम करता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी, इट गिव एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन मेथड जो भी कोड अपन को लिखना है उसके लिए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि अपन ने ये कोड क्यों। अब अपन इसमें कोड में लिख के देखते हैं कमेंट कैसे काम करती है। अब मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे लिखना है, इसको डिस्क्राइब करना है कि ये मेरा मेरा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, ताकि कोई दूसरा देखे तो उसको समझ में आ जाए हाँ ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख दिया, ये कैरेक्टर लिख दी मैंने, इंग्लिश में लिख दिया। अब ये मुझे एरर बताएगा क्योंकि ये कमेंट नहीं है, अभी कमेंट नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो देखते हैं क्या क्या एरर दिखाता है, ठीक है। ये अब उसको समझ में नहीं आ रहा ये लाइन क्या है, ठीक है, ये लाइन क्या है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा डबल बैकवर्ड स्लैश है, तो अब इसको सेव करके देखता हूँ, सेव किया मैंने। फाइल को अभी इसने मुझे एरर नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये जो डबल बैकवर्ड स्लैश है, इससे अपन सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं, ठीक है। अब कोई दूसरा डेवलपर इसको देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो कंपाइलर क्या करता है इसको इग्नोर करता है, ठीक है, इसको इग्नोर कर देता है। अगर हमने उसको उसमें कमेंट लगा दिए तो उसको इग्नोर कर देगा और एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर इसको कमेंट को हटा देंगे अपन तो वो अपन को एरर दिखाए, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अपन ने डबल या 3 या 4 लाइन वाला कमेंट लिखना है कि भाई थोड़ा ज्यादा अपन डिस्क्राइब करें तो और ज्यादा रहेगा, तो उसके लिए अ, हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, उसके बाद स्टार, ठीक है, स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसके अंदर अपन लिख सकते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है, दिस इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। एक और लाइन में दिस इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल जितनी लाइन में लिखना है अपन उतनी लाइन में लिख सकते हैं, मतलब ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर अपन यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे तो एरर दिखाएगा, ठीक है, ये एरर दिखाने लगा, ये एरर दिखाने लगा, ये रेड लाइन आ गई, एरर आ गया मतलब, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, ये कमेंट क्लियर है। इतना समझ में आया यहाँ तक, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। अपन ने क्या पढ़ लिया, कमेंट पढ़ लिया, है ना, डेफिनेशन हो गई अपनी। कमेंट के बारे में अच्छे से पता चल गया, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं वेरिएबल। इसमें पीछे फंक्शन में तो दिक्कत नहीं है कुछ, है ना, क्योंकि अपन ने पहला कोड बनाया ना, उसमें वो समझ में आ गया, तो मतलब
आगे आसानी रहेगी, क्योंकि सारे ही जो कोड है ना उसी पे लिखने पड़ते हैं अपन। सबसे पहले हेडर फाइल लिखनी पड़ती है, ठीक है, इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio, फिर मेन फंक्शन होता है, फिर मेन फंक्शन की बॉडी होती है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको बॉडी बोलते हैं, वहाँ पे अपन एग्जीक्यूट करने वाले जो कोड है वो लिखते हैं, ठीक है, फिर रिटर्न लिखते हैं। रिटर्न का मतलब होता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्लोज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कर्ली ब्रेसेस से उसको बंद कर देंगे। बस इतना चीज है। मैं देख लेता हूँ कुछ है तो नहीं गया। डेमो क्लास कितने दिनों की लगेगी? 2 डेमो क्लास रहेगी। हाँ। कंपाइल कंपाइल के बारे में पता चल गया आपको? कंपाइल प्रोसेस बताई मैंने कि इस कोड को मतलब सी कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ना, कंपाइलेशन जीसीसी अपन डालते हैं इसमें। सबसे पहले अपन को कंपाइल ही करना पड़ता है। हाँ, टर्मिनल में। जैसे ये टर्मिनल, और अपन ये कमांड प्रॉम्प्ट में भी इसको रन कर सकते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में कर सकते हैं ये ना। वीएस कोड ये अपन को देता है टर्मिनल, ठीक है। और कंपाइलर पढ़ लिया। अब वेरिएबल पढ़ना है अपन को, ठीक है, वेरिएबल के बारे में देखते हैं, फिर कल अपन डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स कमेंट पढ़ लिया, अपन पढ़ते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन बताऊं? इट इज ए नेम ऑफ प्लेस वेयर वी स्टोर सम डेटा, ठीक है। इट इज नेम ऑफ प्लेस वेयर वी स्टोर, ठीक है, स्टोर डेटा, ठीक है। तो ये उस जगह का नाम है, वेरिएबल उस जगह का नाम रहता है जहाँ पे अपन को डेटा स्टोर करना है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये है, इसमें मेरी कापी किताब पेन रखे हुए हैं, ठीक है, कापी किताब पेन रखे हुए हैं। तो कापी किताब पेन क्या हो गया? डेटा हो गया, है ना। और इसका नाम क्या है? बैग। बैग, बैग क्या हो गया? वेरिएबल। ऐसा मतलब जिस जगह अपन वो चीज को रखते हैं, रख रहे हैं, तो वो अपना डेटा हो गया। और इसका अपन ने नाम दे दिया बैग, तो ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। जैसे अपने घर में अपनी मम्मी वगैरह क्या करती है, अपन डिब्बे लेके आए, वॉल मीटे का, कॉम्प्लेन का, आदि सभी डिब्बे ले आए, उसमें दाल रख लेती हैं, चावल रख लेती हैं, ठीक है। तो ये दाल चावल क्या हो गया? डेटा हो गया। और फिर वो जो डब्बे हैं, वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। ऐसा है, हाँ, नाम दे दिया उसको। जैसे जूते चप्पल रखने की जगह अलग अलग बॉक्सेस रहते हैं अपन ने, वो बॉक्सेस क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। और जूते चप्पल क्या हो गए? अपने डेटा हो गए। आया सिंपल समझ में वेरिएबल क्या होते हैं? तो अब अपन वेरिएबल कोड में लिख के देखते हैं, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना। अब इसको हटाते हैं अपन, ये वाली लाइन को, इसको थोड़ा क्लीन करने के लिए इसको भी हटा देते हैं, है ना। अब ये इतना तो कोड हमेशा सब में लिखना ही पड़ता है, ठीक है। अब अपन को वेरिएबल हम देते हैं, जैसे मेरा नाम, मेरी एज देते हैं, ठीक है, एज 26, ठीक है। अभी एज 26 दे दी मैंने। अब इसको रन करके देखते हैं, एरर दिखाएगा, देखना। ये एरर क्यों दिखाएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे, पहले एरर दिखाएगा। ये एरर दिखाया, उसे ये समझ में नहीं आ रहा ये एज क्या है। एज का वेरिएबल जो अपन ने डिसाइड किया, ये किस टाइप का वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना पड़ेगा?
INT, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ठीक है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। डेमो, हाँ 6 बजे से स्टार्ट होगा अपना, ठीक है, आप बैठो। ठीक है, एज एज क्या, एज एज में अपन ने क्या स्टोर किया, 26। ये 26 क्या है, इंटीजर टाइप की है ना, इंटीजर है। इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये 3 तरह के डेटा अपन जो आगे की क्लास है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये वेरिएबल बता रहा हूँ मैं आपको, वेरिएबल क्या है। तो जैसे वेरिएबल का टाइप भी अपन को लिखना पड़ेगा, किस टाइप का वेरिएबल, अगर टाइप नहीं लिखेंगे तो एरर देता है। तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो अपन तो एज के पहले अपन को इंट लिखना पड़ेगा। इतना समझ में आया। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ऐसे ही अगर फ्लोट टाइप का अपन वेरिएबल लिखते हैं, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट में जैसे पाई है, पाई का कितना होता है, 3.14 है ना, 3.14 पाई की वैल्यू, और अपन ने सेमीकोलन लगाया। फिर इसके बाद कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर को क्या, CHAR, इससे डिसाइड करते हैं। इसे अपन लेते हैं स्टार, स्टार, ठीक है। तो इसको सिंगल कोड में लिखना है, जैसे इसको हमेशा सिंगल कोड में ही लिखते हैं, ठीक है। जो अपने कैरेक्टर रहते हैं उसको सिंगल कोड में लिखना पड़ता है। कैरेक्टर जैसे सिंबल हो गए अपने, जैसे ABCD, ये, लेकिन स्ट्रिंग इसमें नहीं आती, जैसे सिंगल कोड, सिंगल कैरेक्टर ही लिखना पड़ेगा अपन, ठीक है। और सी की एक खासियत ये है, मतलब खासियत का वो कमी कमी कह सकते हैं अपन, कि इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा नहीं होता है, स्ट्रिंग नहीं होता, बूलियन नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, ठीक है। तो बाकी उसके बाद उन्होंने इसकी जरूरत देखी तो C++ में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है।